लोग पैनल में हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे और अपने मैक्सिमम लोगों को इस सिस्टम में, सेशन में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टीम अगर जीतेगी तो ही आप जीतेंगे। अगर आप कितने ही सफल हो जाएं, आप कितने ही अपने आप को पर्सनल डेवलपमेंट कर लें, लेकिन अगर टीम की डेवलपमेंट नहीं हुई है तो फिर अर्निंग चैलेंजेस आएंगे सर, है ना। तो वेलकम मॉर्निंग सेशन में आप सभी दोस्तों का। और जैसा कि आपको पता है कि ये सेशंस जो हैं बिगिनर सेशंस हैं। बिगिनर सेशंस में हम डायरेक्ट सेलिंग के जो बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में लोगों को बताते हैं। मकसद ये है कि जो नए लोग हैं उनको इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री के बारे में बताया जाए, क्योंकि ये एक नए प्रकार का इंडस्ट्री है। बिल्कुल एक नई दुनिया में लोग आ जाते हैं, है ना। तो इस बिजनेस को शुरुआती तौर पे बिल्ड कैसे करना है, इसकी नींव कैसे बनानी है, कई बार नए लोगों को पता नहीं होता। और चूंकि नए लोगों को ये पता नहीं होता तो इसीलिए कई बार कुछ चैलेंजेस आते हैं लाइफ। तो आइए आपको लेके चलता हूं मेरे स्क्रीन पे। और आज क्योंकि कल एक क्लोजिंग गई है हमारी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की क्लोजिंग शानदार रही होगी, है ना। एंड ये जितना जो भी व्यवस्था है, जो भी आप हैं, मैं हूं, एट द एंड अगर सेल ही नहीं हुई सर तो ये सारा तामझाम बेकार ही है ना। क्योंकि आप और मैं, हम यहाँ इसीलिए हैं कि हम सेल जनरेट कर सके, राइट। सो वेलकम टू रेनेटस वेलनेस माय डियर फ्रेंड्स। रेनेटस वेलनेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं और आप भाग्यशाली हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का मौका मिला, और उससे भी ज्यादा भाग्यशाली हम अपने आप को इसलिए समझ सकते हैं कि हमें रेनेटस वेलनेस जैसी कंपनी मिली, क्योंकि रेनेटस वेलनेस ने अपने आप को ऑलरेडी 6 साल में प्रूव कर लिया है। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया, राइट। 2023 में हमें इसके लिए अवार्ड भी मिला, आप जानते हैं। तो वाई वी आर हियर माय डियर फ्रेंड्स, हम सारे लोग आज इस सेशन में क्यों उपस्थित हैं। मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आप यहाँ क्यों हैं, है ना, तो फिर मकसद ही नहीं है, तो फिर आगे की चीजें जो है वो बेमानी हो जाती हैं, फिर आगे की चीजें इररेलेवेंट हो जाती हैं। कि अगर आपको किसी थिएटर में बैठा दिया जाए और आपको पता ही ना हो कि यहाँ क्या होने वाला है ना, तो बाकी चीजें तो बेमानी हो जाएंगी। तो ये पता होना चाहिए। एक बार किसी इवेंट में एक स्पीकर को बुलाया गया, है ना, एक मोटिवेशनल बिजनेस स्पीकर को बुलाया गया किसी इवेंट में स्पीच देने के लिए। उनका मन नहीं कर रहा था, लोगों ने उनको जबरदस्ती बुलाया, तो खैर वो आ गए। तो वहां पर उन्होंने स्टेज पे गए, उन्होंने लोगों को पूछा कि क्या आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला। तो लोगों ने कहा कि हाँ जी हमको पता है कि आप स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं, क्या बोलने वाले हैं हमको पता है। तो उन्होंने कहा कि जब आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं तो मेरा बोलने का क्या फायदा, मैं चला जाता हूँ। फिर वो चले गए। लोगों ने कहा यार ये तो अच्छी बात हो गई। तो खैर ऑर्गेनाइजर ने फिर उनको समझा बुझा के जैसे तैसे थोड़ी देर में उनको फिर लेके आए वापस। वो फिर स्टेज पर आए और उन्होंने पूछा क्या आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो लोगों ने बोला कि नहीं हमको नहीं पता कि आप क्या बोलने वाले हैं। तो उन्होंने कहा जब तुमको पता ही नहीं है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ फिर मैं क्यों बोलूं, फिर तो बात ही खत्म हो गई। आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या किस सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ। जब वापस चले गए, लोगों ने बोला ये अच्छा है भाई, जब हाँ कहें तो भी तकलीफ, ना कहें तो भी तकलीफ। तो खैर वापस से ऑर्गेनाइजर उनको समझा बुझा के थोड़ी देर में उनको लेकर आए। इस बार लोगों ने सेटिंग कर ली थी। तो इस बार उनसे पूछा कि क्या आपको पता है कि मैं क्या बात करने वाला हूँ।
तो आधे ऑडियंस ने कहा कि हाँ हमको पता है, और आधे ऑडियंस ने कहा कि हमको नहीं पता है। तो स्पीकर साहब ने बोला कि जिनको पता है ये उनको बता दे, जिनको नहीं पता मेरी क्या जरूरत है ना। तो कई बार लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो हम यहाँ कर क्या रहे हैं। तो जब आपको ध्येय ही नहीं पता, मकसद ही नहीं पता, तो फिर जो चीजें आपको बताई जाती है वो कभी कभी वो आपके काम नहीं आती, कभी कभी वो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाती है। तो हम सभी को ये बेसिकली पता होना चाहिए कि वाई वी आर हियर। हम सारे लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपने एक डिसीजन लिया था कभी। डिसीजन था अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। डिसीजन था कि आप अपने जीवन में जीतना चाहते हैं। डिसीजन था कि आप अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस को खत्म करना चाहते थे। इसीलिए आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल को चुना, आपने रेंटस वेलनेस को चुना। आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए, आपको मुबारकबाद। लेकिन ये चूंकि एक इंडस्ट्री है तो इस इंडस्ट्री के करने के तरीके डिफरेंट होते हैं, है ना। आपके पास आपके प्रीवियस फील्ड का नॉलेज हो सकता है, एंड आई डू रेस्पेक्ट फॉर दैट। लेकिन आपके प्रीवियस फील्ड का नॉलेज लगाकर अगर आप यहाँ बिजनेस डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं फिर, है ना। तो बेसिकली हम यहाँ इकट्ठे होते हैं ताकि हम इस बिजनेस के बेसिक्स को, डूज को, एंड डोंट्स को समझ सके, ताकि हम इस बिजनेस को बेहतर तरीके से डेवलप कर सके, राइट। तो आ जाते हैं मुद्दे पे, डायरेक्टली बिजनेस पे आते हैं, क्योंकि एट द एंड द मनी दैट काउंट्स, राइट। डेवलप योर बिजनेस, डेवलप योर इनकम, माय डियर फ्रेंड। कल जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी क्लोजिंग थी, हम सभी ने शानदार क्लोजिंग की थी कंपनी के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की क्लोजिंग भी शानदार रही होगी, है ना। क्योंकि अगर क्लोजिंग ही सही नहीं है फिर तो बात सारी चीजें फिर मतलब ही क्या है फिर। सो अगर आप इस बिजनेस को डबल करना चाहते हैं, अगर आप अपने इनकम को डबल करना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस बढ़ाने की जरूरत है, राइट। और एवरीवन इज लुकिंग फॉर हिज इनकम। हम लोग यहाँ पे इनकम के लिए तो आए हैं, चैरिटी करने तो नहीं आए, है ना। हाँ, इनकम करने के बाद चैरिटी किया जा सकता है, लेकिन पहले तो इनकम करनी पड़ेगी ना। लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि पैसा सब कुछ नहीं है। एक बार बिल गेट्स साहब से किसी ने पूछा, उनका इंटरव्यू हो रहा था। बिल गेट्स को जानते हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के मालिक। विंडोज कंपनी, जो कंप्यूटर जो आप अभी लैपटॉप पे देख रहे हैं, ये लैपटॉप का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने बनाया। एक समय दुनिया के रिचेस्ट पर्सन रहे काफी दिनों तक, आज भी रहते। लेकिन जो लोग सफल हो जाते हैं ना जीवन में, वो फिर अपने लिए काम नहीं करते, फिर वो लोगों के लिए काम करते हैं। बिल गेट्स साहब ने एक चैरिटी फाउंडेशन बनाया जिसका नाम है, उसके फाउंडर हैं बिल गेट्स एंड मिरिंडा गेट्स। उनकी वाइफ का नाम है मिरिंडा गेट्स, है ना। बिल गेट्स एंड मिरिंडा गेट्स ने अब माइक्रोसॉफ्ट की 80% जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने चैरिटी कर दी। 80% अपना दौलत उन्होंने दान कर दिया सर। जो लोग बड़े लोग हो जाते हैं फिर वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि या श्योर, मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मेक श्योर बिफोर सेइंग दिस यू हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी। मतलब उनसे पूछा गया कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यस आई डू एग्री, मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मेक श्योर दैट बिफोर सेइंग दिस यू हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। उन्होंने कहा कि पैसा सब कुछ नहीं है, ये कहने के पहले इसका इंतजाम कर लीजिए कि आपने बहुत सारे पैसे पहले कमा रखे। बिना पैसे कमाए ये ज्ञान शोभा नहीं देता सर। पहले पैसे कमा लीजिए, अपनी जरूरतें पूरी कर लीजिए, अपने सपने पूरे कर लीजिए, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर लीजिए, उसके बाद ये ज्ञान देंगे ना कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, तब समझ में आता है। यहाँ घर के इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही नहीं दिया जा रहा, बच्चे की फीस नहीं जा रही, और लोग कह रहे हैं कि भैया पैसा सब कुछ नहीं है। अरे पैसा कैसे सब कुछ नहीं है सर, पैसा सब कुछ है सर। लेकिन पहले कमा लीजिए, उसके बाद ये सारे ज्ञान की बातें करिए कि भैया मनी इज नॉट एवरीथिंग। उसके बाद आप चैरिटी कर सकते हैं, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरह आप भी बिल गेट्स और मिरिंडा गेट्स की तरह अपने 80% पैसा दान कर सकते हैं। बड़े बड़े लोगों ने चैरिटी की है, रतन टाटा चैरिटी करते हैं, है ना।
तो माय डियर फ्रेंड्स, इनकम को बढ़ाने की जरूरत है और इनकम को बढ़ाने के लिए आपको बिजनेस को डेवलप करने की जरूरत है। आ जाते हैं सेल्स पे, क्योंकि सेल्स इज ओनली योर प्रॉफिट, रेस्ट ऑल आर एक्सपेंडिचर्स, है ना। इस दुनिया में आप सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं ना, उसमें पैसे आपके घर से बाहर जा रहे होते हैं। ओनली सेल्स इज योर प्रॉफिट माय डियर फ्रेंड्स, रेस्ट ऑल आर एक्सपेंडिचर। कि आप सुबह से शाम तक जितना काम करते हैं ना, उस सब काम में पैसे घर से बाहर। सिर्फ सेल ऐसा एक एक्टिविटी है कि जब आप सेल्स परफॉर्म करते हैं ना, तो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, है ना। सेल के अलावा और कुछ नहीं। तो अगर सेल इतना इंपॉर्टेंट है, तो सेल पे हमें फोकस करने की जरूरत है कि नहीं है सर। अभी एक आखिरी सेल इस क्वार्टर की बची है, हाफ ईयरली क्लोजिंग की सेलिंग अभी 26 तारीख को बची है। तो अभी आराम नहीं कर सकते। अमूमन लोग जब एक क्लोजिंग होती है थर्सडे को, तो फ्राइडे को लोग थोड़े रिलैक्स रहते हैं ना। उनको लगता है कि यार अभी तो कल ही मेहनत करी, आज थोड़ा तो आराम कर ले। लेकिन जब आप हाफ ईयरली क्लोजिंग में हो, आप जब क्वार्टर के क्लोजिंग में हो, तो आप आराम नहीं कर सकते। दो तरह के लोग होते हैं, जो एक आराम करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, जो मेहनत करते हैं वो आगे चले जाते हैं। बड़ी सिंपल सी फिलोसफी है, सबको पता है। बचपन से कछुआ और खरगोश वाली कहानी, कि कछुआ निरंतर चलता रहा तो जीत गया, और खरगोश आराम करने लगा तो वो पीछे रह गया। सिंपल फिलोसफी है कि लाइफ में अगर आप निरंतर कोई काम करते रहते हैं ना, कंसिस्टेंटली कोई काम करते रहते हैं, तो आप उसमें सफल हो जाते हैं। तो बेसिकली आइए आज सेल्स के ऊपर चर्चा करते हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए एक शानदार सेशन हो सकता है, जो पुराने लोग हैं उनके लिए एक रैपिड टेलीकास्ट हो सकता है, ये सेशन हो सकता है ना। कि जितनी ज्यादा बार आप किसी सेशन को देखते जाएंगे, जितनी ज्यादा बार आप किसी सेशन के बारे में सुनते जाएंगे, आप उतने ज्यादा उसमें पारंगत होते जाएंगे, परफेक्ट होते जाएंगे। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू बिकम परफेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। सो रूल नंबर 1 माय डियर फ्रेंड्स, बी एक्साइटिंग। जी हाँ दोस्त, रूल नंबर 1 इज बी एक्साइटेड माय डियर फ्रेंड्स। उत्साहित रहिए। अब लोग बोलेंगे जिंदगी में उत्साहित रहने लायक कुछ हो तो उत्साहित हो, है ना। तो जिंदगी में कुछ उत्साहित होने लायक हो तो उत्साहित हो। जिंदगी तो यहाँ चैलेंजेस पे चैलेंजेस दे रही है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में जो लोग आपको खुश दिखाई देते हैं ना, जो आपको एक्साइटेड दिखाई देते हैं, उनके लाइफ में भी चैलेंजेस होते हैं। इस दुनिया में जब तक इंसान जिंदा है ना, तब तक चैलेंजेस रहने वाले। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप महीने के 5 लाख रुपए कमाने लगोगे, 10 लाख कमाने लगोगे, तो जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब तक इंसान धरती पर है, तब तक उसके लाइफ में चैलेंजेस रहने वाले। इंसान की जिंदगी ही चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए मिलती है ना। जिस दिन चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, उस दिन जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। तो चैलेंजेस से घबराने का नहीं है सर। चैलेंजेस इस बात का सबूत है कि आप जिंदा है ना। इस दुनिया में किसको प्रॉब्लम नहीं जानते हैं। इस दुनिया में एकमात्र उस इंसान को प्रॉब्लम नहीं है जो लेटा हुआ है। आपने देखा होगा कि लोग जब गुजर जाते हैं तो जमीन में लेटा दिया जाता है। उस इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई चैलेंज ही नहीं है। ट्रैफिक जाम है, उसको कोई मतलब नहीं है। बारिश हो रही है, उसको कोई मतलब नहीं है ना। टीम काम नहीं कर रही, उसको कोई मतलब नहीं है। उसे काम में जाके बोले टीम काम कर रही है, नहीं कर रही, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको बोले तेरी बीवी भाग गई, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि वो धरती से जा चुका है। लेकिन जब तक इंसान धरती पर है, तब तक चैलेंजेस रहने वाले हैं। इस बात को जितनी जल्दी आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, उतनी जल्दी जिंदगी जीनी आसान हो जाएगी। क्योंकि जब आपको ये पता है कि आपको भूख लगने वाली है, तो जब भूख लगेगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी ना। आपको पता है कि भूख तो रोज लगती है। सुबह भी खाना खाएंगे, फिर भूख लग जाएगी, फिर दोपहर को खाएंगे, फिर भूख लग जाएगी, रात को डिनर करेंगे, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, फिर भूख लगेगी। ये तो नेचुरल चीज है ना। तो वैसे ही जब आप इस बात को समझ लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि जब तक धरती पर हैं, तब तक चैलेंजेस कुछ ना कुछ रहेंगे जिंदगी। और इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंस अगर आपके पास फाइनेंशियल चैलेंजेस है, तो फिर आप लकी आदमी सर।
इस दुनिया में दो तरह के चैलेंजेस होते हैं लोगों के सामने, एक फाइनेंशियल चैलेंजेस और एक नॉन फाइनेंशियल चैलेंजेस। मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा कि इंसान जब तक धरती पर है तब तक उसकी जिंदगी में चैलेंजेस रहेंगे। ये एक शाश्वत सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो जितनी जल्दी आप इस बात को मान लेंगे, जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगे, आपकी जिंदगी से तकलीफें कम हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। अब कुछ लोगों को मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ, रोते पिटते रहते हैं, जी हम पे पैसा नहीं है, जी हम पे ये नहीं है, जी हम पे ये गाड़ी नहीं है, हम पे ये नहीं है, हम पे वो नहीं है। तो अगर चैलेंजेस को कैटेगराइज किया जाए तो दुनिया में इंसानों की जिंदगी में दो तरह के चैलेंजेस होते हैं। एक फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, वित्तीय चैलेंजेस जिन्हें कहते हैं, और एक नॉन फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप फाइनेंशियल चैलेंजेस के शिकार हैं तो अपने आप को लकी समझिएगा, भगवान का धन्यवाद करिएगा कि आपकी जिंदगी में सिर्फ फाइनेंशियल चैलेंजेस है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल चैलेंजेस तो फाइनेंस आने के बाद खत्म हो जाएंगे ना सर। अगर किसी को पैसे की दिक्कत है, किसी को लाइफस्टाइल की दिक्कत है, तो वो तो आप पैसे कमा लेंगे तो वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। यानी आप लकी हैं कि जो समस्या आपके पास है, जो चैलेंज आपके पास है, उसका समाधान हो सकता है। दोस्त, जिनके पास नॉन फाइनेंशियल चैलेंजेस है उनके बारे में सोचिएगा कि किसी आदमी के पास अथाह पैसा है लेकिन उसके पिताजी को कैंसर हो गया है और वो ठीक नहीं हो सकते, 4th स्टेज। पैसे से ठीक किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। कोई हस्बैंड वाइफ है, बहुत पैसे हैं, लेकिन उनका कोई संतान ही नहीं, बच्चा ही नहीं है, हो भी नहीं सकता, मेडिकली अनफिट है। अब वो बच्चे के लिए तरस रहे हैं कि काश हमारा भी कोई बच्चा, लेकिन पैसे बहुत है उनके, अरबपति आदमी है ना। किसी आदमी का कोई उसको छोड़ के चला गया, कोई गुजर गया कहीं पे। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं ना सर, जो पैसे से ठीक नहीं किए जा सकते। तो अगर आपकी जिंदगी में जो चैलेंजेस है वो वित्तीय चैलेंजेस है, तो भगवान का शुक्रिया अदा करिएगा कि आपको उसने सिर्फ फाइनेंशियल चैलेंजेस दिए जो कि कभी ना कभी खत्म किए जा सकते हैं। अगर आपने मेहनत किया, अगर आपने बिजनेस को सही तरीके से डेवलप किया, तो आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस तो खत्म हो जाएंगे। हमेशा उन लोगों की तरफ देखिए जिनके पास नॉन फाइनेंशियल चैलेंजेस। अगर आपके चैलेंजेस फाइनेंशियल है तो आप लकी हैं कि आपके पास तो सिर्फ पैसे का दिक्कत है, वो तो आज नहीं कल पैसे कमा लेंगे, दिक्कत खत्म हो जाएगा। कि आपको बाइक खरीदनी है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको विदेश जाना है, आपको मकान बनाना है, आपको दुकान बनाना है ना, आपको घोड़ा गाड़ी बंदूक बुलडोजर खरीदना है, आपको बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, ये सारी चीजें तो फाइनेंशियल चैलेंजेस है ना सर। ये तो कभी भी दूर हो सकते हैं, जब आप पैसे कमाएंगे सारी चीजें दूर कर देंगे। सोचिए उन लोगों के बारे में जिनको नॉन फाइनेंशियल चैलेंजेस है। सो बी एक्साइटेड माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में चैलेंजेस हैं, अगर दिक्कतें आ रही है, खुश रहिए, बी एक्साइटेड। यू हैव टू बी एक्साइटेड ऑल द टाइम माय डियर फ्रेंड्स। जिंदगी में जो लोग एक्साइटेड होते हैं, अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को मिलती है। और अगर आप सेल्स की दुनिया में, अगर आप फ्रंट डेस्क पे हैं, अगर आप लोगों से मिलते हैं, तो आप बिना एक्साइटेड हुए इस काम को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते सर, है ना। कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एक्साइटमेंट इज कॉल्ड सेल्स। उत्साह के लेन देन को सेल्स कहते हैं। प्रोडक्ट, कमोडिटी, सर्विसेज, प्लान, ये सब बाद में बिकते हैं सर, पहले आपका एक्साइटमेंट बिकता है। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठते हैं, जब आप उनको अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, अपने प्लान, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो जो सबसे पहली चीज बिकती है ना, दैट इज योर एक्साइटमेंट माय डियर फ्रेंड। कि आप कितने एक्साइटमेंट के साथ, कितने ऊर्जा के साथ आप इस चीजों को, उतने उत्साह के साथ आप उनको ये चीजें बता रहे हैं। एक्साइटमेंट इज इन्फेक्शियस माय डियर फ्रेंड। एक्साइटमेंट संक्रमित होती है, जैसे एक कोरोना वायरस था ना, कहते हैं वो संक्रमित होने वाली बीमारी है, इन्फेक्शियस है, एक आदमी से दूसरे तक पहुंच जाती है, दूसरे से तीसरे तक पहुंचती है। एक्साइटमेंट भी ठीक इसी तरह, अगर आप एक्साइटेड है ना सर, तो आप अपने एक्साइटमेंट से सामने वाले को एक्साइट कर सकते हैं, ये ट्रांसफर होती है ना। तो अगर आप सेल्स में है तो आपकी जो सबसे पहली चीज बिकती है, दैट इज योर एक्साइटमेंट माय डियर फ्रेंड। कि आप अपने बिजनेस के प्रति, अपने काम के प्रति कितने उत्साहित हैं, ये आपके चेहरे पर, आपके लहजे से ये झलकता है, ये दिखना चाहिए, राइट। जो लोग एक्साइटेड नहीं होते, जिनका एक्साइटमेंट नहीं बिकता, उनके बाद उनका प्रोडक्ट भी नहीं बिकता।
एक बड़ी पुरानी चाइनीज कहावत है कि जिस इंसान को मुस्कुराना नहीं आता उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। जी हाँ दोस्त, जिस इंसान को मुस्कुराना नहीं आता उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दुकानदार हैं, अगर आप कस्टमर से डील करते हैं, तो आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, आपका चेहरा हंसता हुआ दिखना चाहिए, तब लोग आपसे खरीदना पसंद करते हैं। गंभीर मुख वाले इंसान से कभी कोई कुछ खरीदना पसंद नहीं करता। एक आदमी है बड़ा गंभीर, समझ रहे हैं आप, एकदम चेहरे पे गंभीरता, फिलोसोफर टाइप, और आपको आके बता रहे हैं कि देखिए रेनेटस वेलनेस का ये प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार है। हाई प्रोडक्ट तक आदमी पहुंचेगा ही नहीं, वो आपका जो चेहरा है वही बीच में उसको ब्लॉक कर देगा। आदमी बोले वो किसी से खरीद लेगा, आपसे तो नहीं खरीदेगा। वो किसी के साथ जुड़ जाएगा, आपके साथ तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आप एक्साइटेड नहीं है सर। दुनिया में किसी रोते पिटते आदमी के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता सर। हर आदमी खुश आदमी के साथ रहना। आप कैसे कैसे माहौल में रहना पसंद करेंगे? आप किसी गंभीर माहौल में रहना पसंद करेंगे या खुशहाल माहौल में रहना पसंद करेंगे? तो दुनिया के सारे लोग आप ही की तरह हैं सर, हमारी तरह एक ही जैसे हैं सर। दुनिया में हर आदमी की जिंदगी में ऑलरेडी चैलेंजेस है। अब वो किसी दुखी आत्मा के साथ जुड़ के उसके साथ रह के और दुखी थोड़ी होना चाहेगा। आदमी हंसी खुशी वाले प्रफुल्लित चेहरे वाले लोगों से हम मिलना जुलना पसंद करते हैं ना। तो अगर आप सेल्स की दुनिया में हैं सर, तो आपके लिए पहला नियम ये है कि यू हैव टू बी एक्साइटेड। बी एक्साइटेड मैन। चैलेंजेस सबकी जिंदगी में, मैंने पहले बताया कि जो आदमी हंस रहा है ना, ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी में चैलेंज नहीं। एक शेर याद आता है, कहते हैं शगुफ्ता लोग भी अंदर से टूटे होते हैं। शगुफ्ता मतलब जो खुशहाल लोग होते हैं, जो जिंदा दिल लोग होते हैं, जो हंसमुख होते हैं, उनको अरेबिक्स में, अरबी में शगुफ्ता कहते हैं। तो कहते हैं शगुफ्ता लोग भी अंदर से टूटे होते हैं। जो लोग शगुफ्ता हैं, जो आपको ऊपर से जिंदा दिल दिख रहे हैं, जो आपको हंसते हुए दिख रहे हैं, वो अंदर से टूटे हुए हो सकते हैं सर। शगुफ्ता लोग भी अंदर से टूटे होते हैं, बहुत रोते हैं वो जिन्हें लतीफे याद रहते हैं। जो लोग आपको चुटकुले सुनाते हैं, जो लोग आपको हंसाते हैं ना, अंदर से एक्चुअली वो बहुत रो रहे होते हैं। तो कहते हैं कि जो लोग हैप्पी हैं, इसका मतलब ये नहीं है, हैप्पीनेस डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ चैलेंजेस। जो लोग खुश हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं कि उनकी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं है। जो लोग खुश हैं, इसका ये मतलब है कि उन्होंने अपने चैलेंजेस से डील करना सीख लिया है। हेलो, रिपीट करता हूं, जो लोग खुश हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उनकी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं है। जो लोग खुश हैं, इसका ये मतलब है कि उन्होंने अपने चैलेंजेस के साथ डील करना सीख लिया है। चैलेंज तो सबकी जिंदगी में है सर। टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स, जितने उनके पास आपके और मेरे से ज्यादा चैलेंजेस है ना। एक आम आदमी 5 लाख रुपए के लिए परेशान है, टाटा जी 50 करोड़ के लिए, 500 करोड़ के लिए परेशान होंगे कि 500 करोड़ रुपए कहां से आए, नई इंडस्ट्री लगानी है। तो चैलेंजेस तो सबके पास है सर, लेकिन चैलेंजेस आपके चेहरे पे नहीं दिखनी चाहिए, वो आपके मन में रहनी चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसे भी अगर आप अपने चैलेंजेस को दुनिया के सामने रोना पीटना करते रहेंगे ना, तो इससे फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है। एक सर्वे ये बताती है कि आपकी तकलीफ में दुनिया को घंटा फर्क पड़ता है। 80% लोग जिनको ये पता है कि आपकी तकलीफ क्या है, आपके चैलेंजेस क्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और 20% लोग एक्चुअली मजे ले रहे होते हैं अगर आप तकलीफ में हैं तो। ये बड़ी दुखी करने वाली बात है ह्यूमन साइकोलॉजी की, लेकिन यही सच है सर, कि आप अगर तकलीफ में हैं और अपना रोना आप लोगों के सामने रोते हैं, तो जितने लोगों को आप बता रहे हैं, जिनके सामने आप रोना पिटना कर रहे हैं, उनमें 80% लोगों को घंटा फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और 20% लोग ऐसे होते हैं जो एक्चुअली मजे ले रहे होते हैं। जब आप तकलीफ में होते हैं ना, तो उनको मजा आ रहा होता है कि अच्छा हुआ इसके साथ, ऐसा हुआ, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, ये हुआ, ये हुआ। यही दुनियादारी है सर। तो जब दुनिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो आप अपने चैलेंजेस अपने दिल में रखिए, बी एक्साइटेड, है ना, खुश रहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके राइवल्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सजा क्या है जानते हैं? आपका खुश रहना ही आपके विरोधियों की सबसे बड़ी सजा है। जब आप खुश रहते हैं ना सर, तो जो लोग आपके दुश्मन हैं, जो आपसे राइवल करते हैं, उनको तकलीफ होती है, वो आपकी खुशी नहीं देख सकते ना। तो खुश रहिए ना, उनको तकलीफ दीजिए ना। वो बेचारा सोच रहा है कि यार ये खुश क्यों है, अरे यार इसको तकलीफ क्यों नहीं है, वो इसी चक्कर में परेशान है वो तो बी एक्साइटेड माय डियर फ्रेंड्स। दुनिया को आपके तकलीफों से, मेरे तकलीफों से कोई लेना देना नहीं। तो बता के फायदा क्या है ना। खुश रहिए।
एक आदमी रात को किसी पार्टी से वापस घर जा रहा था, रास्ते में एक गुंडा मिल गया। उसने बोला, उसने चाकू निकाला, उसको दिखाया, बोला तेरा वॉलेट मुझे दे दे। बोला नहीं दूंगा। दोनों में झगड़ा होने लगा, मारा पीटी, गुत्थम गुत्ता, आधे घंटे तक झगड़ा हुआ। आखिरकार गुंडा जीत गया। उसने उसका पर्स छीन लिया, खोला तो पर्स में 50 रुपए थे। उसने बोला कैसा आदमी है, 50 रुपए के लिए इतना लड़ रहा था? बोला मैं 50 रुपए के लिए नहीं लड़ रहा था, तुझे पता न चल जाए कि मैं इतना बढ़िया कपड़ा पहन के वो जेब में सिर्फ 50 रुपए, ये तेरे सामने जताना नहीं चाहता था, इसलिए लड़ाई कर रहा था कि भाई मेरे अंदर क्या है, मैं तेरे को क्यों बताऊं कि मैं तो पार्टी में गया था, बढ़िया कपड़े पहना था, जेब में 85 रुपए थे, पैदल घर जा रहा था, तू पकड़ लिया। बोलता पर्स दे, अगर पर्स तेरे को दे देता तो तेरे को मेरी औकात पता चल जाती कि साला जेब में 85 रुपए है इसके, है ना। तो आपके अंदर क्या चल रहा है सर, ये लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। लोगों को एक्चुअली फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या हो रहा है ना। यू हैव टू बी एक्साइटेड माय डियर फ्रेंड, बी एक्साइटेड। सुबह उठिए, जब आप इस सेशन के बाद बाहर निकलेंगे, बढ़िया कपड़ा पहनिए, बढ़िया टाई लगाइए, कोट तो खैर गर्मी में नहीं पहन पाएंगे, टाई पहनिए, बढ़िया अच्छा कपड़ा पहनिए, शेव कीजिए, बाल बनाइए, बी एक्साइटेड, चेहरे पे बढ़िया से मुस्कान रखिए, गो टू मार्केट। लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, लोग आपकी बातें सुनना पसंद, लोगों को लगे यार यार ये कितना खुश है। क्योंकि देखो साइकोलॉजी क्या कहते हैं, मैंने बताया हर आदमी की लाइफ में चैलेंजेस है। तो जिस आदमी को आप प्लान दिखा रहे हैं, जिस आदमी को आप प्रोडक्ट बता रहे हैं, चैलेंजेस उसके लाइफ में होंगे कि नहीं होंगी? होंगी। अब वो आदमी तो गंभीर बैठा हुआ क्योंकि उसने तो हमारी ट्रेनिंग ली नहीं, लेकिन आपने ट्रेनिंग ली है, आपके अंदर भी चैलेंजेस है, लेकिन आप उन चैलेंजेस को छुपा के चेहरे पे आपके $1,000,000 की स्माइल है। तो वो सामने वाला आदमी क्या देखता है जानते हैं? वो सामने वाला आदमी ये देखता है, उसको प्रोडक्ट प्लान कुछ समझ में नहीं आता है। पहले उसको समझ में आता है कि यार ये आदमी इतना खुश क्यों है। तो लगता है कि ये जो काम कर रहा है ना, इस काम में इसका इसका सारा खर्चा वर्चा बढ़िया तो चल रहा है, तभी ये आदमी इतना खुश है। क्योंकि हर आदमी को तो ये सच्चाई पता नहीं है, उसने तो ट्रेनिंग ली नहीं है। तो वो आदमी आपसे जुड़ना इससे शुरू करता है, उसको लगता है कि यार इसके साथ जुड़ जाऊंगा ना तो मैं भी तब खुश हो जाऊंगा, मेरे जीवन से भी शायद चैलेंजेस चले जाएंगे। तो सड़क पे सर अगर आप जाकर देखेंगे, हर आदमी के चेहरे पे स्ट्रेस है। लोग सुबह सुबह भाग रहे हैं, उनको ऑफिस पहुंचने का टेंशन है, उनको बस पकड़ने की टेंशन है, उनको ट्रेन लेने की टेंशन है, बॉस क्या बोलेगा। मतलब आप सड़क पे जाइए और लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। लोगों को जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो देखेंगे हर आदमी तनाव में है, सबके चेहरे पे ना कुछ तनाव है, लोग कुछ परेशान से दिख रहे हैं आपको। और सड़क पे अगर कोई आपको खुश मिजाज दिखे, समझ जाइएगा पक्का डायरेक्ट सेलर है। अब उसके जेब में 100 रुपया भी होगा, खुश रहेगा भाई। जेब में कितना कोई बनेगा, कपड़ा बढ़िया पहनेगा, जूता बढ़िया पहनेगा, पॉलिश करेगा, टाई लगाएगा, हाथ में फाइल होगा, मुस्कुराता रहेगा, समझ लेना डायरेक्ट सेलर है सर, है ना। और अगर ज्यादा मुस्कुरा हो तो रहा हो तो समझिए रेनेटिव वेलनेस का बंदा है ना। खैर जोक्स अपार्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि चैलेंजेस सबकी जिंदगी में रहते हैं। अगर आप सेल्स परफॉर्म करना चाहते हैं तो जो सबसे पहली चीज बिकती है दैट इज योर एक्साइटमेंट माय डियर। बी एक्साइटेड। क्योंकि दुखी रहने से तो चैलेंज खत्म होने नहीं वाले। खुश रहिए और लोगों में खुशियों को इन्फेक्शियस तरीके से बढ़ाइए। लोग आपसे जुड़ेंगे, आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपका प्लान खरीदेंगे। पहली शर्त यह है कि आपको एक्साइटेड रहने की जरूरत है। आगे लेके चलता हूं आपको। रूल नंबर 2, द बाइंग फिलोसफी साइकोलॉजी माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट इज द साइकोलॉजी? साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। क्योंकि जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आप जिसके सामने प्लान लेकर जा रहे हैं, जिनको आप अपना प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं, वो एक इंसान है। हम जानवरों को तो प्लान और प्रोडक्ट बेचने नहीं जाते, राइट। हर आदमी का एक मनोविज्ञान होता है। इंसान साइकोलॉजिकली ड्रिवन होते हैं, है ना। जो लोग होते हैं वो साइकोलॉजिकली ड्रिवन होते हैं कि हर आदमी का कुछ एक मनोविज्ञान होता है, एक साइकोलॉजी होती है। अगर वो साइकोलॉजी हम रीड कर सके, अगर वो साइकोलॉजी हमें पता है तो हमें सेल परफॉर्म करने में आसानी होती है। तो अगर आप सेल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपना प्लान सेल करें, अगर आप चाहते हैं कि अपना प्रोडक्ट सेल करें, तो पहले हमें बाइंग साइकोलॉजी के बारे में पता होनी चाहिए। क्योंकि जो आपका प्रोस्पेक्टिव बायर है, आप सेल कर रहे हैं, सामने वाला क्या कर रहा है, बाय करेगा, वो आपका संभावित ग्राहक है। तो ग्राहक खरीदता कब है, अगर ये हमें पता चल जाए तो बेचने में आसानी होगी, राइट। तो अगर आप सेलिंग मास्टर करना चाहते हैं तो पहले आपको बाइंग साइकोलॉजी को समझना होगा। व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ बाइंग? लोग खरीदते कब है ना। तो मैं आपको सबसे पहली चीज बता दूं कि लोग तब खरीदते हैं जब वो खरीदना चाहते हैं। क्या कहा मैंने? कि लोग कब खरीदते हैं? लोग तब खरीदते हैं जब वो खरीदना चाहते हैं।
जबरदस्ती कोई सामान कोई नहीं खरीदता। आप उनको रिक्वेस्ट कर लीजिए, आप उनका पैर पकड़ लीजिए। लोगों को मैं देखता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में लोग रिक्वेस्टिंग मोड में आ जाते हैं, सर प्लीज जुड़ जाइए ना, अरे भाई प्लीज जुड़ जाइए सर, क्या लगता है, तो अपना 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 आधार कार्ड दे दीजिए सर, आपकी आईडी लगा देता हूँ, आपके नीचे 32 सीसी भी मैं कर दूं, आप जुड़ जाइए सर। मतलब लोगों का बस चले तो उसका पैर में गिर जाए, ऐसा मत कीजिए सर। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा कहती है कि आदमी कोई काम तब करता है जब उसको लगता है कि ये उसके फायदे का काम है ना। अगर आप उसके फायदे नहीं समझा पाएंगे ना तो वो नहीं जुड़ेगा। आप उसके पैर पकड़ लेंगे फिर भी नहीं जुड़ेगा, फिर भी आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। लेकिन अगर आपने उसके फायदे समझा दिए तो आपको पांव पकड़ने की जरूरत है, वो खुद जुड़ जाए। बाइंग साइकोलॉजी ये कहती है कि लोग तब खरीदते हैं जब वो खरीदना चाहते हैं। दुनिया में कोई ये पसंद नहीं करता कि उसे जबरदस्ती कोई चीज बेची जा रही है। आप पसंद करते हैं क्या कि आप मार्केट में जाए, आपको जबरदस्ती कोई कुछ बेच दे, आप खरीद लेंगे क्या? नहीं खरीदते ना। हम तब खरीदते हैं जब हम खरीदना चाहते हैं। तो आपका जो सामने प्रोस्पेक्ट है, जो प्रोस्पेक्टिव आपका बायर है, या जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो आपका संभावित ग्राहक है, जिसको आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हैं, वो तभी जुड़ेगा जब वो जुड़ना चाहेगा। रिक्वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन। आप एक बिजनेसमैन है, आप एक बिजनेस पर्सन है, आप एक बिजनेस वुमन है, बिहेव लाइक दिस। आप कोई भिखारी थोड़ी है, आप कोई बेगर थोड़ी है जो जाके याचना कर रहे हो। वहां पे आप चंदा मांगने थोड़ी गए। आपके पास एक बिजनेस का प्रपोजल है, आपके पास शानदार रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। आप बिहेव लाइक दिस, बी अ बिजनेसमैन, है ना। बिजनेसमैन की तरह बात करेंगे तो बात समझ में आएगी, बेगर की तरह बात मत कीजिए सर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब मुझे पता है शायद आप में ऐसे लोग नहीं होंगे, लेकिन आपने भी आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का नाम ऐसे लोगों ने खराब किया जो जाकर रिक्वेस्ट करते हैं। अरे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं सर? आप प्रोफेशनल तरीके से जाइए ना। आप एक बिजनेसमैन है, आपके पास एक बिजनेस का प्लान है, आप एक मार्केटिंग प्लान लेके जा रहे हैं, आपके पास शानदार रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एक्चुअली उनको जरूरत है। आप जाके उनको प्लान के बारे में बताइए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए। रिक्वेस्ट करने का तो कहीं कोई जगह ही नहीं। रिक्वेस्ट क्यों करेंगे? प्लीज जुड़ जाइए सर, अरे सर मेरे लिए, आपके लिए क्यों जुड़ेंगे सर? आदमी को बोले अगर आपको अपना जिंदगी सुधारना है तो हमारे साथ आ जाइए, है ना। इस एटीट्यूड के साथ काम करेंगे ना सर, तो काम करने में मजा आए। कभी कभी तो मैं ऐसा कहता हूं कि आपको खुद मना कर देना चाहिए कि आपने किसी के आपको प्लान दिखाया या आपने किसी को प्रोडक्ट बताया और उस आदमी को देखकर अगर आपको लगता है ना कि ये आदमी काम के लायक नहीं है, तो आप उसको मना कर दीजिए। क्या शानदार हो कि आप उसको हैंडशेक करें और बोले सॉरी सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारे प्रोजेक्ट के लायक नहीं, आप हमारे काम के लायक नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप हमारे लिए कंपेटेबल है, सॉरी, थैंक यू, और आप वहां से निकल जाए। मतलब क्या एटीट्यूड रहेगा? सोचो कि आदमी सोचेगा यार ये खुद मना कर रहा है। भाई लोगों की कमी थोड़ी है हमारे पास, लोग ही लोग हैं। लेकिन हमारी साइकोलॉजी क्या कहते हैं, हमारे को तो एक बंदा मिल जाए बस, हम तो बोलेंगे अरे बंदा मिल गया भाई, बंदा मिल गया, एकदम भगवान मिल गया, उसको अगरबत्ती लगाओ, पूजा करो, प्रसाद लगाओ, है ना। हम तो लोगों को छोड़ना ही नहीं चाहते। बी सेलेक्टिव माय डियर फ्रेंड्स, है ना। लोग ही लोग हैं यार। रिक्वेस्ट मत कीजिए, आप अपनी शर्तों पे बिजनेस करिए। और अगर किसी को आपने रिक्वेस्ट किया, वो आपकी टीम में आ भी गया ना, वो आपकी छाती पे चढ़ जाए, क्योंकि आप उसको रिक्वेस्ट करके लाए हैं। अब वो हर बात में आपके ऊपर चढ़ जाएगा, मेरे आदमी को तुम प्लान दिखा दो, मेरे आदमी के यहाँ तुम चले जाओ, उसको जाके प्रोडक्ट तुम दे दो। क्यों? क्योंकि भैया वो तो आपका जमा ही राजा हो जाएगा, क्योंकि आपने तो रिक्वेस्ट करके उसकी आईडी लगाई है। अब वो खुद कोई काम ही नहीं करेगा, वो सारा काम आपसे करवाएगा। तो ऐसे लोगों को ज्वाइन कराने का मतलब ही क्या है ना। रिक्वेस्ट मत कीजिए सर, रिक्वेस्ट कभी मत कीजिए। आप एक बिजनेसमैन है, आपके पास एक बिजनेस का प्रपोजल है, आपके पास शानदार रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। जिनको ये बात समझ में आएगी वो खुद जुड़ जाएंगे, जिनको नहीं समझ में आएगी कोई दिक्कत नहीं है। सी द नेक्स्ट पीपल। बाइंग साइकोलॉजी क्या कहते हैं कि लोग कब खरीदते हैं। इस दुनिया में दो ही साइकोलॉजी, दो ही मनोविज्ञान काम करते हैं जब आप खरीदते हैं। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। दुनिया में लोग कब खरीदते हैं? दुनिया में लोग तब खरीदते हैं जब उनके पास दो साइकोलॉजी काम करते हैं। एक को हम कहते हैं डिजायर साइकोलॉजी, एंड एक को हम कहते हैं फियर साइकोलॉजी, यानी डर का मनोविज्ञान और इच्छा का मनोविज्ञान, है ना। ये दो ही साइकोलॉजी काम करते हैं जब आप कुछ करते हैं।
बचपन से लेकर आज तक आपने जो कुछ भी किया है ना सर, उसके पीछे या तो डिजायर साइकोलॉजी काम करती है या फिर फियर साइकोलॉजी काम करती है। आप देखिए ना, आप कुछ भी करते हैं ना, तो उसके पीछे या तो डिजायर होती है या तो फियर होती है। आप खाना खाते हैं, खाना खाना चाहते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि भूख लगी। मैं खाना चाहता हूँ, चाहना मतलब डिजायर। मैं पानी पीना चाहता हूँ क्योंकि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना चाहता हूँ, चाहना मतलब डिजायर। मैं दवा खाना चाहता हूँ, दवा खाना डिजायर होता है क्या? हेलो, दवा कोई नहीं खाना चाहता, लेकिन दवा इसलिए खाते हैं कि अगर कोई बीमार पड़ जाए और उनको दवा दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, तो मेडिसिन वो टाइम पे इसलिए खाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक फियर साइकोलॉजी काम करती है कि अगर मैंने दवा टाइम पे नहीं खाई तो तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है, दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, इसलिए भाई दवाई टाइम पे। फियर साइकोलॉजी है। आप बच्चे की फीस देते हैं, फियर साइकोलॉजी है, देना कोई नहीं चाहता फीस। ईएमआई देते हैं, फियर साइकोलॉजी, कोई ईएमआई नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि मकान का ईएमआई नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बाइक का ईएमआई नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ईएमआई देते हैं, फियर साइकोलॉजी है। बच्चे की फीस देते हैं, फियर साइकोलॉजी है। आप मूवी देखने जाते हैं, डिजायर साइकोलॉजी। मूवी कोई डर से थोड़ी जाता है। आपका अचानक मन हुआ कि आज थोड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं, तो चलो आज मूवी देखने जाते हैं। तो मूवी देखना डिजायर, कि मैं खुश रहना चाहता हूँ, मेरे पसंदीदा हीरो की फिल्म आई है, मैं देखूंगा, मैं खुश रहूंगा, क्वालिटी टाइम एंजॉय करूंगा। जिंदगी में आप कोई भी काम करते हैं ना सर, तो उसके पीछे या तो डिजायर काम करती है या तो फियर काम करती है। ये दो साइकोलॉजी, इसी दो मनोविज्ञान के ऊपर दुनिया के सारा सेल्स टिका हुआ है। तो आपका जो प्रोस्पेक्टिव बायर है ना सर, जब आप उसको अपने प्लान एंड प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप उसको डिजायर साइकोलॉजी पे मोटिवेट कर रहे हैं या फियर साइकोलॉजी पे मोटिवेट कर रहे हैं। यही दो साइकोलॉजी काम करती है, तीसरा कोई साइकोलॉजी है नहीं। या तो आपको डिजायर पे सेल करना होगा या तो आपको फियर पे सेल करना होगा। यहाँ आपको एक चीज बतानी जरूरी है, फियर इज स्ट्रॉन्गर देन डिजायर। फियर साइकोलॉजी जो है वो डिजायर साइकोलॉजी से ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा मजबूत है। क्योंकि जब बात डिजायर की आती है तो हम कभी कभी डिजायर को सबके साथ समझौता कर लेते हैं, लेकिन जब बात फियर की आती है तो हम उसके साथ समझौता नहीं करते। एग्जाम्पल देता हूं, आपको हॉलीडे पे जाने का इच्छा है, मन कर रहा है कि आप हॉलीडे पे जाए, डिजायर है, इच्छा है कि मैं चाहता हूं मैं सब परिवार हॉलीडे पे जाऊं। तो ये इच्छा है, लेकिन जाने के लिए जितने पैसे चाहिए वो है नहीं अभी पास। तो आपने कभी सुना कि किसी आदमी ने अपना खेत बेच दिया और हॉलीडे मनाने चला गया क्योंकि उसकी इच्छा थी? तो बोला यार खेत बेच दो यार, मकान बेच दो, चलो हॉलीडे घूम के आते हैं। कोई करता है क्या ऐसा? कि उसने अपने अपनी कार बेच दी, कार बेच के कह रहा है कि चलो पैसे आएंगे, चलो घूम के आते हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा हो रही है भाई, इच्छा को कैसे मना करें? ऐसा तो नहीं करते ना। इच्छा को हम रोकते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन अगर बात फियर की हो कि भगवान ना करे किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाए, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तो आदमी ये थोड़ी बोलता है कि अरे अभी अभी घर ही में रखो, 2 महीने बाद पैसे आएंगे तब इसको अस्पताल ले जाएंगे। अस्पताल अभी लेके जाना है। फियर है कि नहीं ले जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो फियर के लिए लोग मकान भी बेचते हैं, दुकान भी बेचते हैं, खेत भी गिरवी रखते हैं। सुना होगा आपने, किसी के इलाज के लिए लोगों ने अपना खेत बेच दिया। ऐसे हजारों लाखों कहानियां हैं कि लोग अपना मकान बेच देते हैं, अपना ज्वेलरी बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि फियर को हम टाल नहीं सकते, वो अभी करने की जरूरत है ना। कि भाई कोई बीमार है तो उसको अभी इलाज की जरूरत है, उसको ऐसा थोड़ी बोलेंगे 2 महीने के बाद बोनस मिलेगा तब इलाज करवाएं। ऐसा बोल सकते हैं क्या? लेकिन घूमने को आप ऐसा कह सकते हैं कि यार अभी घूमने का मन है लेकिन पैसे तो अभी ठीक नहीं है, तो 2 महीने के बाद जब बोनस मिलेगा ना तब घूमने जाएंगे। यानी डिजायर साइकोलॉजी जो होती है उसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन फियर साइकोलॉजी को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक लेसन ये है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को डिजायर साइकोलॉजी पे सेल करने की कोशिश करेंगे सर, तो हो सकता है कि आपको थोड़े ज्यादा मेहनत करने पड़े। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट को फियर साइकोलॉजी पे सेल करेंगे तो हो सकता है कि प्रोडक्ट तुरंत बिक जाए, प्लान तुरंत बिक जाए। क्यों? क्योंकि आप उसको फियर साइकोलॉजी पे बेच रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं, मैक्सिमम लोग जब डायरेक्ट सेलिंग का प्लान और प्रोडक्ट लेकर जाते हैं तो उनको डिजायर पे बेचने की कोशिश करते हैं। उनको दिखाते हैं अरे यार बहुत पैसे हैं यहाँ पे, लाखों रुपए कमा लोगे। लाखों रुपए कमाना क्या है? फियर है कि डिजायर है? डिजायर है, हर आदमी चाहता है। अरे यहाँ से लोग विदेश जाते हैं, हम लोगों को 5 स्टार होटल में रिट्रीट मिलता है। 5 स्टार होटल में जाना क्या है? डिजायर है।
अरे भाई यहाँ से ना तुम मर्सिडीज खरीद लोगे, यहाँ से लोगों ने अपने मकान 5-5 करोड़ के बना लिए हैं। सब डिजायर है सर कि हर आदमी चाहता है कि उसके पास 5 करोड़ का मकान हो, हर आदमी चाहता है कि उसके घर के नीचे मर्सिडीज हो, हर आदमी चाहता है कि वो परिवार के साथ विदेश घूमने जाए, हर आदमी चाहता है कि वो 5 स्टार होटल में जाकर डिनर करे। ये सारा चीज हर आदमी चाहता है, लेकिन इसके लिए मरना तो कोई नहीं चाहता ना। बोलता पैसे आएंगे तो कर लेंगे, नहीं आएंगे कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट को फियर पे सेल कर सके तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं। कैसे? अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, उनको आप बता रहे हैं कि सर देखिए मार्केट में दुनिया में जो खाना हम खा रहे हैं ना, उस खाने से हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थ मिलने चाहिए तो वो मिल नहीं रहे हैं सर। और पोषक पदार्थ अगर ज्यादा लंबे समय तक शरीर को ना मिले तो शरीर फिर बीमार होने लगता है, फिर बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो तो बेचारे अनजान में मतलब वो अज्ञानतावश इस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन आपको तो आज मैंने जानकारी दे दी। आप क्या चाहते हैं कि आप अभी भी वही खाना घर का खाते रहेंगे और आपके शरीर को पोषक पदार्थों से दूर रखेंगे, या आप ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेके आपके शरीर के जो नीड है, आपके शरीर को जो पोषक पदार्थ चाहिए, वो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो आप उसको देंगे। अब आप फियर पे बेच रहे हैं। आपने उसको समझा दिया, आपने यूनिवर्सल फैक्ट बताया कि देखो शरीर को चलने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, ये सबको पता है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। नहीं, तो जो न्यूट्रिशन है वो आपको कहाँ से मिलेगा? हमारी डेली डाइट से, हमारे खाने से मिलेगा। इससे भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। सही बोल रहे हैं। अब आप उनको बोले कि जो खाना हम खाते हैं उससे क्या जितना हमको न्यूट्रिशन मिलता चाहिए उतना मिलता है क्या? तो नहीं, नहीं मिलता है, ये भी सबको पता है। तो नहीं मिलता है तो शरीर बीमार होगा कि नहीं होगा? आगे चल के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं कि नहीं पड़ सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। तो आज जब आपको जानकारी हो गई और मैं इसका सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ कि रेनेटस नोवा आप खा लीजिए, ये प्रोटीन आप ले लीजिए, ये एम्यूजेंट आप ले लीजिए, इससे आपके शरीर में जो कमी है ना सर, वो कमी दूर हो जाएगी और आप इलनेस से बच जाएंगे। तो आदमी को डर लगेगा कि नहीं लगेगा? आदमी को बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? तो आदमी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? आप उसको प्लान बेच रहे हैं, उसको बोले सर आज आप 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, आपकी जॉब बड़ी अच्छी है, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपकी जिंदगी शानदार तरीके से चल रही है। लेकिन सर आप अगर इसी जॉब में अपने आप को 5 साल तक के लिए देखते हैं, अगर 5 साल तक यही काम आप कर रहे हैं जो काम आप कर रहे हैं, तो 5 साल के बाद आपकी जिंदगी कैसी रहेगी? सोचा है आपने? 5 साल के बाद तो खर्चे बढ़ेंगे कि कमेंगे? खर्चे तो बढ़ेंगे। बच्चा बड़ा हो जाएगा, बिटिया बड़ी हो जाएगी, बेटी की शादी करनी होगी, बच्चे का करियर होगा, पेट्रोल जो आज 100 रुपए का 200 रुपए का हो जाएगा, सब्जी जो आज 30 रुपए किलो की है वो आज 60, 70, 80 रुपए की हो जाएगी। तो महंगाई तो बढ़ेगी ना 5 साल के बाद। लेकिन आपका जो सैलरी है वो 5 साल में डबल हो जाएगा क्या सर? क्या लगता है आपको? तो बोलेगा हाँ उम्मीद तो है। तो आप उनको बताइए कि सर हमारे देश में इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, जो काम आप लाख रुपए में करते हैं ना, वही एक प्रेशर जो है वो 50,000 में करने के लिए राजी हो जाए। तो सैलरी बढ़ने के चांसेस तो नहीं है, आपकी जॉब रहेगी कि नहीं ये भी पता नहीं। अब आप उसको फियर में समझा रहे, उसको लगे बात तो ये ठीक कह रहा है। भाई आज मेरा खर्चा मेरी जॉब से चल जा रहा है, लेकिन खर्चे तो हर दिन बढ़ने वाले हैं ना। पिताजी बूढ़े होंगे तो उनका इलाज का खर्चा होगा, बच्ची बड़ी होगी तो उसकी शादी करनी होगी, बेटा बड़ा होगा तो उसको करियर बनाना होगा। हर चीज की महंगाई तो बढ़ेगी ना, लेकिन मेरा इनकम क्या 5 साल में उतना बढ़ जाएगा? तो आंसर आता है कि नहीं। तो सर 5 साल के बाद क्या करेंगे? तो जब आपको पता है कि आपको प्यास लगने वाली है, तो समझदारी किसमें है कि कुआं पहले खोद लिया जाए या इंतजार किया जाए कि जब प्यास लगेगी तब फावड़ा उठा के कुआं खोदेंगे? तो बोले नहीं सर, समझदारी इसमें है कि जब हमको पता है कि प्यास लगने ही वाली है तो पानी की व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए ना। इंग्लिश में कहते हैं इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। जब आपको पता है कि बारिश होने वाली है तो छाता की व्यवस्था पहले कर लेने में समझदारी है ना सर। इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। अब आप सोचेंगे नहीं रेन में निकल जाते हैं, जब बारिश आएगी तो दाया बाया देखेंगे किसी छाता में घुस जाएंगे मांग लेंगे, तो ऐसे तो इसको समझदारी नहीं कहते हैं ना सर। जब आप अपने प्रोडक्ट को फियर साइकोलॉजी पे सेल करेंगे है ना, चाहे आपका प्लान हो चाहे आपका प्रोडक्ट हो, तो आप उसे आसानी से सेल कर सकते हैं, आपको चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़ेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैक्सिमम लोग इस बिजनेस को डिजायर साइकोलॉजी पे सेल करने की कोशिश करते हैं। वो लोगों को मनी मोटिवेशन देते हैं। मनी मोटिवेशन मत दीजिए, पैसे का प्रोत्साहन जो है वो टेम्पररी होता है सर। मनी मोटिवेशन इज लूज मोटिवेशन। पैसे का प्रोत्साहन लूज मोटिवेशन होता है। आपने
एक आदमी को प्लान दिखाया, उनको समझाया, उनको बोला कि सर यहाँ से मकान, दुकान, घोड़ा, गाड़ी, बंदूक, बुलडोजर सब खरीद लेंगे, उसको मोटिवेट कर दिया। यहाँ तक तो बात सबको अच्छी लगेगी, क्योंकि अभी आप डिजायर के, आप इच्छा का प्रोत्साहन कर रहे हैं कि यार तुम्हारा मकान हो जाएगा, तुम्हारी दुकान हो जाएगी, घर के सामने गाड़ी आ जाएगी, तुम विदेश घुमाओगे, दिस दैट, दुनिया जहान, आप उसको समझा रहे हैं, इच्छा का प्रोत्साहन कर रहे हैं, डिजायर का प्रोत्साहन कर रहे हैं, बात उसको खूब समझ में आ रही है। लेकिन जैसे ही आप उसको बोलते हैं ना कि ये सारी इच्छाएं पूरे करने के लिए करना क्या पड़ेगा, सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए आपको लगानी पड़ेगी आईडी। तो आईडी तो लग जाएगी फ्री में। अब लेकिन इस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए करने पड़ेंगे खर्चा। अब आप बोलेंगे कि भाई करो खर्चा, ये नोवा ले लो, ये इम्बुजेंस ले लो, ये हेल्थ सर्विस पैक ले लो, ये 8,000, 10,000, 20,000 का आपको कहानी समझा देंगे। और जैसे ही बात 8, 10, 20, 50,000 की कहानी की आएगी, तो उसके अंदर से फिर वो उसका जो जो गुब्बारे में आपने हवा भरी है ना, वो गुब्बारा लीक हो जाएगा। फिर वो बोलेगा कि भाई सब ठीक है, मकान, दुकान, घोड़ा, गाड़ी सब ठीक है, लेकिन ये अभी जो घर से ये 20,000 मांग रहे हैं वो कहाँ से दें? अब फिर उसके अंदर से विचार आएगा, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं चला तो, अगर मैं नहीं जोड़ पाया तो ये 20,000 उसको उसको क्या है कि वो फिर अब उसको अपना 20,000 का नुकसान नजर आने लगेगा। फिर वो आपको मना करेगा कि नहीं नहीं यार अभी नहीं, देखते हैं, सोचते हैं, आप कल आइए, पिताजी से पूछ लूं, पत्नी से पूछ लूं, बच्चों से पूछ लूं। फिर वो आपको मना करने लगता है, क्योंकि आपने उसकी इच्छा का तो प्रोत्साहन कर दिया, मनी मोटिवेट कर दिया, लेकिन जैसे ही आपने उसका खर्चा बताया कि 20,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लो, तो उसके गुब्बारे में छेद हो गया, क्योंकि उसको 20,000 रुपए का रिस्क नजर आ रहा है कि भाई नहीं हुआ तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो। लेकिन बजाय इसके अगर आपने उसको फियर साइकोलॉजी पे समझाया होता कि बेटा आज तुम 20,000 बचा लोगे, तो इस 20,000 में जिंदगी तो नहीं चलेगी ना। कि भाई आपने ये बिजनेस मना कर दिया मेरे को, तो मना कर दिया तो आप कितना बचा लेंगे? 10,000 बचा लेंगे, 20,000 बचा लेंगे। मतलब अगर आपको मैंने ये बिजनेस का प्लान दिखाया और आपको मैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए कह रहा हूं, और आप अगर मुझे मना कर देते हैं, तो आप वो 5, 10, 15, 20,000 रुपए बचा लेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 20,000 रुपए में आपकी जिंदगी चल जाएगी क्या? ये 20,000 रुपए बचेंगे ऐसे भी नहीं, कहीं ना कहीं तो खर्च ही हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान रखिए, जिंदगी में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो पैसे कभी बचा के नहीं बढ़ते हैं, पैसे लगा के बढ़ते हैं। पैसे बचा के बचते बढ़ते तो दुनिया में सब अमीर हो जाते हैं। पैसे बचा के कभी बढ़ते नहीं है, पैसे लगा के बढ़ते हैं। तो 20,000 रुपए अगर बचाएंगे तो बचेंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे। लेकिन 20,000 रुपए अगर इस बिजनेस में लगा देंगे ना, तो यहाँ से 20 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, जो आपके आगे काम आएंगे। तो जब आप उनको फियर पे ये बातें समझाते हैं ना, तो बात लोगों के समझ में आती है और लोग आपकी बात समझते हैं। बाइंग साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। जब आप किसी को प्लान दिखाने जाएं, जब आप किसी को प्रोडक्ट दिखाने जाएं, तो 2 मिनट के लिए रुक जाएं, ठहर जाइए, और ठहरने के बाद ये सोचिए कि इस आदमी को मैं डिजायर के बदले फियर पे कैसे प्लान दिखा सकता हूँ, है ना? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डिजायर पे सेल नहीं होती, बिल्कुल होती है। डिजायर साइकोलॉजी पे भी सेल होती है, फियर साइकोलॉजी पे भी सेल होती है। फर्क इतना है कि डिजायर पे आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, फियर पे मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है। डिजायर पे रिजेक्शन थोड़े ज्यादा होते हैं, फियर पे रिजेक्शन थोड़े कम होते हैं। अब आपको ये तय करना है कि आप डिजायर पे सेल करेंगे कि फियर पे सेल करेंगे। सेल दोनों पे ही होती है। पूरी दुनिया में जो सेल है ना, वो इन्हीं दो साइकोलॉजी पे चलती है। या तो डिजायर के लिए लोग खरीदते हैं, या तो फियर के लिए खरीदते हैं। आप हॉलीडे पैकेज खरीदते हैं, लोग हॉलीडे पे जाते हैं ना सर, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जाते हैं। पूरा टूरिज्म एक इंडस्ट्री है सर। टूरिज्म, बहुत सारे छोटे छोटे देश है जो टूरिज्म इंडस्ट्री पे उनका पूरा जीडीपी चलता है, पूरा देश चलता है। तो जो लोग क्या कहते हैं उसे, हॉलीडे पैकेज खरीदते हैं, वो डिजायर साइकोलॉजी है। घूमना जाना डिजायर है, घूमना जाना डर थोड़ी है। लेकिन अगर आप मेडिक्लेम खरीदते हैं, मेडिक्लेम फियर साइकोलॉजी है। दुनिया में मैक्सिमम लोग जो मेडिक्लेम खरीदते हैं, वो चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल कभी ना करना पड़े। कि आदमी ने 10 लाख रुपए की पॉलिसी निकाली मेडिक्लेम की, वो चाहता है क्या कि इस पॉलिसी को यूज करने की नौबत आ जाए? वो थोड़ी चाहता है कि मेरा 10 लाख रुपए वसूल हो जाए। वो चाहता है कि भगवान जिंदगी में कभी ऐसा मौका ना आए कि मुझे ये 10 लाख रुपए वसूल करने पड़े। लेकिन वो पॉलिसी लेता है। क्यों लेता है? कि अगर बाई चांस, भगवान न करे, कभी जरूरत पड़ गई तो लेके रखो। कि साल का 15,000, 20,000 रुपए पानी में डालता है, इस डर से कि कभी खुदा ना खास्ते अगर जरूरत पड़ गई तो 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की एक पॉलिसी निकाल के रखता है। लेकिन चाहता कभी नहीं है कि वो इस्तेमाल करे।
वो कोई आदमी चाहता थोड़ी है कि वो बीमार पड़ जाए, उसका किडनी फेल हो जाए और उसको मेडिक्लेम का पैसा वसूल करने का मौका मिले। चाहता है क्या कोई? कोई नहीं चाहता है। लेकिन मेडिक्लेम खरीदता है क्योंकि वो फियर साइकोलॉजी है। तो प्रोडक्ट फियर पे भी बिकते हैं, डिजायर पे भी बिकते हैं। फियर पे मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, डिजायर पे मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। फियर पे प्रोडक्ट की रिजेक्शन थोड़ी कम आएगी और डिजायर पे रिजेक्शन ज्यादा आएगी, क्योंकि डिजायर जब आप लोगों का गुब्बारा फुला देते हैं ना, और गुब्बारा फुलाने के बाद जब कीमत मांगते हैं तो गुब्बारे में छेद हो जाता है। फिर उसको वो लाखों करोड़ों रुपए नहीं दिखते, उसको जो अभी आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोल रहे हैं ना, वो पैसा उसको दिखता है कि यार ये पैसा लग रहा है नुकसान हो गया, तो छोड़ो यार, बाद में देखेंगे। राइट? टाइम आज इजाजत नहीं देता, तो बाद में सेशन को हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आज हमने 2 रूल समझे। रूल नंबर 1, बी एक्साइटेड। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है, अगर आप फ्रंट ऑफिस में है, तो आपको एक्साइटेड रहने की, आपको उत्साहित रहने की जरूरत है, क्योंकि जो पहली चीज आप बेचते हैं दैट इज एक्साइटमेंट, है ना? उसके बाद आपका प्लान बिकता है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बिकता है, वो सारी चीजें सेकेंडरी है, पहले आपका उत्साह बिकता है सर। अगर आपके मन में कोई भी चैलेंज हो, इस बात को गांठ मान लीजिए कि दुनिया में हर आदमी के लाइफ में चैलेंजेस हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं है सर, दुनिया में हर आदमी के लाइफ में चैलेंजेस। जो आदमी आपको खुश दिख रहा है, जो आदमी आपको हंसता हुआ दिख रहा है ना, उसकी जिंदगी में भी चैलेंजेस है। फर्क इतना है कि उसने अपने चैलेंजेस को डील करना सीख लिया है ना? ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो आदमी बहुत आपको खुश दिखाई दे रहा है, जो हंस रहा है, जो मुस्कुरा रहा है, उसकी जिंदगी में कोई चैलेंज, उसकी जिंदगी में हो सकता है आपसे ज्यादा चैलेंज हो सकता है। तो आपको अपने चैलेंजेस से डील करना आना चाहिए। सो सेकंड चीज जो हमने सीखी कि अगर आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल चैलेंजेस है तो आप लकी आदमी हैं, क्योंकि फाइनेंशियल चैलेंजेस फाइनेंस आने पे खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में नॉन फाइनेंशियल चैलेंजेस है, वो पैसे आने के बाद भी कैसे ठीक करेंगे सर? उनका बच्चा ही नहीं हो रहा, बच्चा कहाँ से लाएंगे? पिताजी बीमार है, लाइलाज 4th स्टेज का कैंसर है, पैसा बहुत है, कहाँ से पिताजी को ठीक कराएंगे? नहीं करा सकते। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस है जो पैसे से ठीक नहीं होते हैं। तो आपको अगर फाइनेंशियल चैलेंजेस है तो आप लकी, भगवान का शुक्रिया अदा करिएगा। दूसरी चीज हमें सीखनी है जो दैट इज बाइंग फिलोसफी, बाइंग साइकोलॉजी। ये लोग तब खरीदते हैं जब वो खरीदना चाहते हैं, और तब खरीदते हैं जब और वो खरीदना तब चाहते हैं जब उनकी डिजायर होती है या वो फियर होती है। तो आप अपने प्रोडक्ट को या तो फियर पे सेल कर सकते हैं या डिजायर पे सेल कर सकते हैं। राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का दिन आपका है।